हाय एवरीवन, मैं फिर आपके सामने पेश हूँ इम्यूनिटी लेकर। इंक्रीज इम्यूनिटी इन दिस कोविड-19 एंड रीड इम्यूनिटी। सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाई आवर बॉडी नीड इट? हमारी बॉडी चारों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, वायरस से सराउंड है। इन सब से प्रोटेक्ट रहने के लिए हमें इम्यूनिटी की नीड होती है। अब इम्यूनिटी है क्या? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये। इम्यूनिटी लैटिन टर्म इम्यूनस से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स फ्री फ्रॉम व्हाट? फ्री फ्रॉम डिजीजेस। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को पैथोजन से डिफेंड कर सके या कोई भी अनवांटेड बायोलॉजिकल इन्वेंशन से अपने आप को बचा सके, तो उसे इम्यूनिटी कहते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? वो सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम इम्यून, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी क्या है? इट्स अ साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद इम्यून रिस्पॉन्सेस टू फॉरेन चैलेंजेस। अब इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बोथ ह्यूमोरल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। इसमें दो चीज़ आती हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमोरल कंपोनेंट, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सबसे पहले ये वर्ड ह्यूमोरल का मतलब क्या होता है? ह्यूमोरल मीन्स रिलेटेड टू द बॉडी फ्लूइड्स। जो हमारे वाटर कंटेंट पाए जाते हैं बॉडी में, उससे ये टर्म रिलेटेड है। अब कई बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं वो बॉडी के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस मीन्स आउटसाइड द सेल रेप्लिकेट करते हैं और फिर इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस स्प्रेड करते हैं। जब सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जब सेल टू सेल कांटेक्ट होता है, तब ये पैथोजेंस और भी सेल्स को इन्वेड करते हैं। तो किसी को तो होना चाहिए ना कि इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो कौन प्रोटेक्ट करता है? ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी ही प्रोटेक्ट करती हैं। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है? इसमें एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें बी सेल्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी जो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगी और इन्फेक्शन होने से, स्प्रेड होने से बचाएगी। अब बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होगा? बी सेल कब एक्टिवेट होगी? जब कोई एक एंटीजन आया, उस पर बी सेल्स उसकी मेम्ब्रेन पे जाके बाउंड कर गया, अब वो एक्टिवेट होगी। अब ये एक्टिवेटेड बी सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। और यही प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज सिक्रिएट करती हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या हो गया? इसमें एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी में हम पैसिव इम्यूनिटी। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव वर्ड का मतलब भी यही होता है कि हमें हमें कहीं से मिल रही है, मीन्स किसी के थ्रू मिल रही है। इसमें टॉक्सिन्स या फिर डिजीज कॉजिंग जर्म्स जो होते हैं वो हम इनोकुलेट करते हैं किसी अदर एनिमल में। बेसिकली वो एनिमल क्या होते हैं? हॉर्स, काऊ, रैबिट होते हैं। और फिर उनके ब्लड का हम सीरम किसी पर्सन में इंजेक्ट करते हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने में। अब क्योंकि ये इम्यून प्रोटेक्शन किससे ट्रांसफर्ड हो रहा है? इंडिविजुअल्स के ट्रांसफर्ड हो रहा है, इसलिए हम पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। क्योंकि ये इंडिविजुअल खुद से नहीं बना रहा है, इसको कहीं से मिल रहा है। उस पैथोजन से लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडीज कहीं से उसको मिल रही हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी तो क्विक सोल्यूशन दे देता है हमको, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड और लिमिटेड होता है। क्योंकि जो सेल्स एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन का काम करती हैं वो ट्रांसफर्ड नहीं होती हैं। क्यों ट्रांसफर्ड नहीं होती हैं? क्यों टेम्पररी होता है? क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडीज लोन्ड होती हैं। हमने किसी से लोन लिया है और ये हमारी खुद की इम्यून सिस्टम इसको नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं। ये तब तक रहेंगे जब तक हमारे एंटीबॉडीज ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे, तब तक पैसिव इम्यूनिटी डेवलप रहेगी। अब ये साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होते हैं। थोड़ा सा माइल्ड बुखार होगा, फीवर होगा, माइल्ड इलनेस होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब पैसिव इम्यूनिटी वैसे दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। पता होगा आप लोग को। नेचुरल वो होते हैं जो नेचुरली मिल रहे हैं, मीन्स कोई न्यू बॉर्न बेबी है, उसको पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी? अपने मदर से मिलेगी थ्रू प्लेसेंटा, या फिर जब वो मिल्क फीडिंग करेगा, जब वो ब्रेस्ट मिल्क लेगा तब उसको मिलेगी। आर्टिफिशियल जैसे बताया, किसी में एनिमल में उसको डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स को मैंने इनोकुलेट किया और फिर उसके ब्लड का सीरम लेके हमने किसी पर्सन में इंजेक्ट कर दिया, तो ये आर्टिफिशियल हो गई। तो ये पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हो गया। अब देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी
क्या होता है कि अनलाइक पैसिव इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन का काम करती हैं, तभी डेवलप्ड होती हैं। देखिए, पैसिव इम्यूनिटी के कंपैरिजन में हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ज़्यादा डिपेंड हम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो एक्टिव इम्यूनिटी हमारे खुद इम्यून सिस्टम ने क्रिएट किया है। जब कोई एक पोटेंशियल डिजीज़ कॉजिंग एजेंट यानी कि कोई पैथोजेंस आया, हम उससे एक्सपोज हुए हैं, ठीक, आए दिन वैसे हम लोग एक्सपोज होते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग दिन में नेचुरली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ अवर डे, जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो थिंग्स को हम टच करते हैं, उन सब में भी तो पैथोजेंस होते हैं, उन सब में जर्म्स होते हैं। लेकिन लकीली इनमें से जो ऐसे एक्सपोजर्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो हार्मलेस होते हैं ऑफकोर्स, या फिर हमारी इम्यून सिस्टम में न्यूट्रलाइज या फिर यूँ कह सकते हैं बेअसर कर देती हैं, बेअसर करने में कामयाब सक्सेस हो जाती हैं, तो डिजीज़ हमको नहीं होता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में यही होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारी जो बॉडी है वो खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, और ये क्या होता है, लॉन्ग लिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? जब फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, जब पहली बार किसी एक एंटीजन ने, अभी वो अननोन एंटीजन, हमें नहीं पता कि वो क्या है, कैसे डिजीज़ कॉज करेगा, वो हमारे बॉडी में एंटर किया। अब उसको समझने में, हमारी बॉडी किस इम्यून सेल्स को समझने में टाइम लगे कि वो है क्या, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करेंगे, तो काफ़ी लंबा समय होता है ये सब। लेकिन इनका बी प्लान भी यही होता है कि जब वो एंटीजन फिर से वो सेकेंड टाइम वो करें, हम लोग पे अटैक करें, एक्सपोज हमारी बॉडी उस पर, तो क्विकली बिना सोचे समझे पहचान जाएंगे मेमोरी सेल्स कि देखो भाई, ये वही एंटीजन है जिसने फर्स्ट टाइम हम पे अटैक किया था। और फिर ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, उनको रिकॉग्नाइज कर लेंगी, और फिर उसके खिलाफ जल्दी से एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगेगा। तो ये मेमोरी सेल्स वैसे ईयर तक रहती है हमारी बॉडी में, इवन डिकेड्स तक रहती है जब इनिशियल एक्सपोजर होता है। तो अब आते हैं, ये तो ह्यूमरल की बात कर लिया था। ह्यूमरल में क्या था कि एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखेंगे हम लोग। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, सेल नेम ही बता रहा है इसका, इसमें एंटीबॉडीज़ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एंटीबॉडीज़। इसमें कौन मीडिएट करता है इसको? इम्यून सेल्स इसको मीडिएट करती हैं। ये भी आर्म ऑफ द आर्म है इम्यून रिस्पॉन्स का, जिसपे एंटीबॉडीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कुछ इम्यून सेल्स होते हैं लाइक मैक्रोफेजेस हो गए, मैक्रोफेजेस का एक्टिवेशन होता है। वो मैक्रोफेज क्या करेंगी, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करेंगी। टी सेल्स का प्रोडक्शन होता है, टी सेल्स साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, कीमोकाइंस रिलीज़ करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे ये जो नेम है केमिकल्स, ये होते क्या है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली कि ह्यूमरल में क्या होता है। इसमें ह्यूमरल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स उसको पहचानना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। अब जब और लेकिन इसमें क्या होता है, सेल मेडिटेशन में क्या होता है कि इसमें साइटोकाइंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें जो इम्यून सेल्स होती हैं वो साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, सिक्रिएट करती हैं। इसमें कोई भी एंटीबॉडीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बस यही बात है इन दोनों में। ये आउटलाइन है ह्यूमरल का बता रहा है। अगर हम देखें कोई भी एंटीजन है, एंटीजन क्या हो सकता है, फॉरेन प्रोटीन्स हो सकती हैं, वायरसेस हो सकता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फंजाई। जब भी किसी वर्टिब्रेट बॉडी पे कोई भी एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, कोई भी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेंगे, तो देखिए ह्यूमरल रिस्पॉन्सेस में क्या आ रहा है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन, एंटीबॉडीज़ को हैंडल कर रही हैं, तो एंटीजन एलिमिनेशन में जा रहा है। लेकिन अगर सेल मेडिएटेड में देखेंगे तो इसमें कोई एंटीबॉडीज़ नहीं दिखेंगे आपको। इसमें हेल्पर टी सेल्स, जो टी सेल्स के टाइप हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, तो ये उसमें डील करती हैं, ये साइटोकाइन रिलीज करेंगी और भाई और भी सेल्स क्या करेंगे, एक इंडिकेशन देंगे कि बचाओ अपने आप को इन्फेक्शन होने से। तो ये हो गया। अब आते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ये बी सेल्स, ये इनका नाम कहाँ से पड़ा? इनका नाम साइट ऑफ मैच्योरेशन, जब जहाँ पे देखा गया बर्ड्स में कहाँ पे मैच्योर होती हैं, सबसे पहले बुर्सा फैब्रिकस में देखा गया था, इसलिए इसका नाम बी सेल्स रखा। बी मीन्स बुर्सा फैब्रिकस। अब ये बुर्सा फैब्रिकस है क्या? बर्ड्स में, फाउल्स में क्या होता है, उनके कोयका में ब्लाइंड सैक पाया जाता है, ब्लाइंड सैक सीकम होता है, उसी सीकम में ये देखा गया है बी लिम्फोसाइट्स को, बी सेल्स को देखा गया है।
इसमें लिम्फोइड टिश्यूज़ का इन्वॉल्व होते हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं और वो एंटीबॉडीज़ किसी भी इन्वेडिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा। अब ह्यूमंस और मैमल्स में कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो क्या है? ये होम ऑफ द बी सेल्स हैं। ह्यूमंस की बात करें तो होम ऑफ द बी सेल्स है। बी सेल्स का प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है। अब बी सेल्स का सबसे मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना। बस सबसे मेन फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़। अब होगा क्या जनरली कि अब ये जो बी सेल्स हैं ये एंटीजन के मेम्ब्रेन बाउंड सरफेस पे जाके बाउंड कर जाएंगी वहाँ पे। अब ये क्या हो जाएंगी? वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी कि एंटीजन से बाउंड कर चुकी। अब ये एक्टिवेटेड जो बी सेल्स है ये क्या सिक्रेट करेंगी? ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी। इसी एक्टिवेटेड बी सेल्स को हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं। अब क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ का लेना देना है तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में आता है। ये क्या ट्रिगर करता है? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करता है। मेमोरी बी सेल्स भी होती है। मेमोरी बी सेल्स बताया मैंने कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ उसके बाद उस प्राइमरी इन्फेक्शन जब हुआ तो मेमोरी बी सेल्स बनी। अब ये ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगी। अब जब वो फिर से जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगी और ये एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन का काम करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स। जैसे बी सेल्स का नाम बुर्सा फेब्रिकस था वैसे टी सेल्स का नाम कहाँ से मिला? कहाँ पे ये मैच्योर हुई थी? मैच्योर होती है थाइमस में। टी मीन्स थाइमस। इसमें कोई भी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस जो सेल्स होती हैं एंटीबॉडी सिक्रेट नहीं करती लेकिन बिना एंटीबॉडी सिक्रेट किए भी ये बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। बी सेल्स की तरह टी सेल्स में भी क्या होता है? यूनिक एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। उसे हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। हमने क्या देखा था बी सेल्स में कि वो जाके एंटीजन के मेम्ब्रेन पे बाउंड कर जाते थे, फिर एक्टिवेट होकर वे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन टी सेल्स में क्या होता है? जो टी सेल रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ पीसेस ऑफ एंटीजन जो एंटीजन के मेम्ब्रेन होते हैं उनमें पीसेस ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करती है। तो वो कौन रिकॉग्नाइज करते हैं? MHC मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्योंकि अगर हमें समझना होगा कि हेल्पर साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या है तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि MHC है क्या। ये MHC मीन्स मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। इसी MHC की वजह से एंटीजन के साथ बहुत से कॉम्प्लेक्सेस ये MHC एंटीजन के साथ बहुत से कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती हैं जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्सेस किस पे पाए जाते हैं? फॉरेन या सेल्फ प्रोटीन्स पे पाए जाते हैं। इन्हीं की मदद से पता चलता है कि वो सेल्फ प्रोटीन है कि वो फॉरेन प्रोटीन है। अगर वो फॉरेन होगी तो फिर वो एक्टिवेट करेगी बी सेल्स को कि भाई तुम जाओ और जाके अपना काम शुरू कर दो। MHC दो वर्जन्स में आती हैं, क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल्स, क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल्स। क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये सारे वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रेट की ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स को एक्सप्रेस करते हैं। क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? ये जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मीन्स वो इम्यून सेल्स जो एंटीजन्स को कैप्चर करने पकड़ने का काम करेगी और उसको रिकॉग्नाइज कराएगी टी सेल्स से। तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं, या फिर कुछ सेल्स जो इन्फ्लेमेशन में काम आते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स टू सब टाइप मेन टाइप्स में डिवाइडेड है, टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। टी हेल्पर सेल्स क्या होते हैं? देखिए अब हम पता कैसे चलेगा कि ये जो टी सेल्स है, ये जो टी लिम्फोसाइट्स है वो आगे डिस्टिंग्विश करके टी हेल्पर सेल्स बनाएगा या फिर टी साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाएगा। तो होता क्या है, अगर किसी भी उनके सरफेस पे अगर CD4 या CD8 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है, कौन से इन दोनों में से प्रेजेंट है उसके बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग कि कौन सा आगे कौन सा सेल बनाएगा। अगर उसके सरफेस पे CD4 है, CD4 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, तो वो क्या बनाएगा? हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स बनाएगा MHC क्लास सेकेंड के साथ। अगर CD8 है तो वो साइटोटॉक्सिक बनाएगा सेल्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स बनाएगा आगे, और वो MHC क्लास फर्स्ट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टी हेल्पर सेल्स।
टी हेल्पर सेल्स सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्स है एडेप्टिव इम्यूनिटी में, क्योंकि ये सारे एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इनका काम क्या होता है, बी सेल्स का तो एक्टिवेट करना होता है कि बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, और मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करते हैं कि भाई तुम जाओ और इंजेस्ट कर लो उस माइक्रोब्स को, जो डिस्ट्रॉय कर चुके उसको इंजेस्ट कर लो। लेकिन साथ साथ क्या करते हैं, ये साइटोटॉक्सिक सेल्स, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, उसको भी एक्टिवेट करने का काम करते हैं कि तुम जाओ उस इन्फेक्टेड टारगेट सेल्स को किल करो। मतलब बिना हेल्पर टी सेल्स के हम लोग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते उस माइक्रोब से भी नहीं जो नॉर्मली हार्मलेस है। तो ये टी हेल्पर के बारे में कुछ बातें हो गई। अब आते हैं साइटोटॉक्सिक टीसी सेल्स क्या होते हैं। अब बताया कि जिसकी सरफेस पे क्या होगा, CD8 मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाएगी, और वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होगा, और वह क्लास फर्स्ट MSC मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब क्या होता है कि जो बेसिकली फंक्शन क्या होता है टीसी सेल्स का, कि वो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं टारगेट सेल्स को कि भाई तुम जाओ और जाके प्रोग्राम्ड सेल डेथ को, हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं, कि तुम भाई जाओ उस जो इन्फेक्टेड सेल्स है, जो वायरस इन्फेक्ट या फिर किसी भी पैथोजन से इन्फेक्ट है, उसको तुम डैमेज कर दो, डिसफंक्शन कर दो तुम। ये पैथोजेंस को सेवरल वेज में किल करते हैं। कैसे, ये ग्रैन्यूल्स को रिलीज करते हैं। उस ग्रैन्यूल्स में क्या होता है, साइटोटॉक्सिक परफ्यूरिन होता है। यह परफ्यूरिन क्या करता है, पैथोजेन के जो उनके जो मेम्ब्रेन पे जो स्मॉल पोर्ट्स होते हैं उसको लाइसिस करता है, ब्रेक डाउन करता है, जैसे वो जो सेल्स होते हैं वो डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो यही काम करता है। अब जैसे मेमोरी बी सेल्स थे वैसे मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं। ये एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स होते हैं। इनकी लॉन्गर लाइफ स्पेन होती है, डिकेड्स और ईयर्स तक रहते हैं। ये भी रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं कि भाई उस री एक्सपोजर से बचाते हैं हमें कि उस वो एंटीजन है तो हमें दोबारा डिजीज ना हो। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आता है इन्नेट इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से, तीनों इसका एक ही सेम नेम है। इन्नेट, पहले देखते हैं इन्नेट वर्ड का मीन्स क्या होता है। इन्नेट मीन्स बाय बर्थ, जो जन्मजात से है, जो जन्म से है। इसको नेचुरल भी कहते हैं, जन्म से मिला है को। और नॉन स्पेसिफिक क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए नहीं है, पैथोजन के लिए, सब सारे पैथोजेंस के लिए इसका जो काम होता है सारे पैथोजेंस के लिए होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है ये। अब जितने भी जो लोग हैं वो सब इन्नेट इम्यूनिटी या फिर नेचुरल इम्यूनिटी के साथ पैदा हुए हैं। ये क्या एक टाइप है नेचुरल प्रोटेक्शन का, या फिर हम कह सकते हैं कि जनरल डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का सबसे जनरल डिफेंस मैकेनिज्म जो सारे इन्फेक्शंस के लिए सेम होता है। ये कैसे बचाएगा हम लोग को इन्फेक्शन से, ये उस पैथोजेन की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। जो पैथोजेन हमारे बॉडी में इन्वेड करना चाहते हैं उसको ब्लॉक कर देगा उसकी एंट्री को, या फिर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेगा। कैसे, अदर देन द एंटीबॉडी को छोड़ के और भी जो कोई तरीका है उसके जरिए से वो क्या करेगा, उससे काम लड़ेगा। ये हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। क्या है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें फिजिकल बैरियर भी आता है, केमिकल बैरियर भी आता है और सेलुलर रिस्पॉन्सेज भी आते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल बैरियर्स, जैसे उसमें क्या हो गया, स्किन हो गए या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। स्किन भी एक बैरियर का काम करती है। कैसे, स्किन हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकती है कि वो हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेट है। क्योंकि जो आउटर लेयर है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, वो कैटिनाइज्ड है, कैरेटिन से बना हुआ है। तो वो कैरेटिन क्या है, एक प्रोटीन है जो बैरियर का काम करती है, वाटर प्रूफ भी और जर्म प्रूफ भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन भी कैसे काम करती है, ये पैरासाइट्स को रेजिस्ट कर देती है कि भाई उनके पेनिट्रेशन को रोक देती है टिश्यूज़ के अंदर जाने के लिए। कैसे, क्योंकि जो म्यूकस होते हैं, जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं, इसमें पैथोजन ट्रैप्स फंस जाते हैं और वो इमोबिलाइज कर देती है, फिर से उस पर काम कर लेती हैं। और केमिकल बैरियर्स भी सुना, केमिकल बैरियर से स्किन सिक्रेशन हो गया, सीबम और स्वेट भी हो गए। इससे क्या होता है, हमारी स्किन एसिडिक हो जाती है जिसकी वजह से कोई पैथोजन हमारे स्किन पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। और लेक्लाइमर ग्लैंड हो गया, कहाँ पाए जाते हैं ये, आईज में पाए जाते हैं। टीयर्स जो होते हैं, टीयर्स में लेक्लाइमर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रेट करते हैं, उसमें लाइसोजाइम सिक्रेट करते हैं जो कि आई इन्फेक्शन से बचाते हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें, सेरुमेन, ईयर वैक्स हो गया, सेरुमेन हो गया, ये भी क्या करता है, डस्ट और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं और इंटरनल ईयर तक नहीं पहुँचने देता है। तो ये
बचपन से पढ़ा होगा फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, एसिडिक पीएच हो गया, एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी हो गया। मींस किसी भी एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी मींस क्या होता है, जो माइक्रोबल के एंटी हो, मतलब प्रोसेस ऑफ किलिंग हो गया किसी भी डिजीज़ को या फिर कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं उनको इनिबिट करना, तो एंटी माइक्रोबल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये। अब आता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और पैम्स। ये पैम्स होते क्या हैं? देखिए, फैगोसाइटोसिस तो पता है, फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं कि प्रोसेस उसमें सेल किससे बाइंड करता है, उस आइटम के साथ जिसको वो डिस्ट्रॉय, इसको वो इनगल्फ करना चाहते हैं, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और फैगोसिटिक सेल्स क्या होते हैं, वो सेल्स जो ये फैगोसाइटोसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वैसे दो होते हैं, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोटिक सेल्स होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में यही है सेल्स और ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम पे है, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कोई फैगोसाइटोटिक सेल्स कि ये माइक्रोब्स है और हमें भाई फैगोसाइटोसिस करना है, हमें इसको इनगल्फ करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? देखिए, जैसा कोई भी इमेजिन कर सकता है, जो मोस्ट पैथोजेंस होते हैं उनमें केमिकल स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करते हैं वो अपने आप पे, जो आमतौर पर कॉमन मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो पैम्स क्या है? पैम्स एक कॉमन फॉरेन स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, वो पूरे होल ग्रुप ऑफ पैथोजेंस को कैरेक्टराइज करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। एक यूनिक एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है जो इम्यून सिस्टम इसको यूज़ करती है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये माइक्रोब से तुम्हें फैगोसाइटोसिस करना है। अब एनिमल्स चाहे इनवर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट हो, सब में क्या होता है, सब में एक एबिलिटी होती है कि उनके सेल सरफेस पे बहुत से सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, वो अपने आप उनके सेल सरफेस पे प्रोटीन्स रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक, तो वैसे ही क्या होते हैं, पैम्स भी पैथोजन प्रोफाइलिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, कोई एक इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया मीन्स वो बैक्टीरिया जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल से कवर है, पॉलीसेकेराइड उसका कोट है। अब वो अपने आप को एक यूनिक केमिकल स्ट्रक्चर से एक्सप्रेस करेगा। वो क्या एक्सप्रेस करेगा, जो ये पॉलीसेकेराइड कोट है वो किसी और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, वो सिर्फ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज में ही पाया जाएगा, किसी और बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, तो ना ही ह्यूमन सेल्स में पाया जाएगा। तो ये क्या एक टाइप पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने का यही तरीका है। तो नेचुरली क्या होता है, WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ये जो वैरायटी ऑफ रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिन्हें हम कलेक्टिवली PRRS पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स कहते हैं, जो स्पेसिफिक रूप से किसी भी फॉरेन स्ट्रक्चर को पहचानने का काम करती है। अब जब ये PRRS इन केमिकल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं कि भाई ये माइक्रोब्स है, फिर उसके बाद बहुत से इवेंट्स होने लगते हैं इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये इसके लिए पैम्स यूज़ होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। ठीक, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टॉलरेंस इंश्योर्स दैट द इम्यून सिस्टम अवॉइड डिस्ट्रॉइंग द होस्ट। मतलब क्या है कि कोई माइक्रोब्स इन्वेट किया, पैम्स ने इसको रिकॉग्नाइज किया, उसके रिसेप्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया कि माइक्रोब्स में फैगोसाइटोसिस करना है। तो इस इवेंट को इफेक्टिवली कराने के लिए क्या होता है, इम्यून सिस्टम कुछ क्या करती है, टॉलरेंस इंश्योर्स करती है कि अगर बाय द वे कुछ एक्सीडेंटली क्या हो जाए, जो सेल्स हैं, जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून जो सेल्स हैं, वो किसी और फॉरेन पार्टिकल को, जो फॉरेन प्रोटीन्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज ना करे, किसी तरह ना करे, और खुद के अपने जो सेल्फ प्रोटीन है, जो सेल्फ सेल हैं, उनको रिकॉग्नाइज करे एज अ माइक्रोब, एज अ पैथोजन, और उन्हें को होस्ट टिश्यूज़ को ही डिस्ट्रॉय करने लगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए क्या होता है, टॉलरेंस होना चाहिए। टॉलरेंस मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा सेल अपना है और कौन सा पैथोजन है, तभी ये काम करेगा इम्यूनिटी। तो सक्सेसफुल मेंटेनेंस ऑफ टॉलरेंस इंश्योर्स दैट द होस्ट ऑलवेज नोज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट हमारे बॉडी में कम से कम 30 सीरम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 20 टाइप्स ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं क्या है, ये सॉल्युबल प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो मेनली कौन सिंथेसाइज करते हैं, लिवर इनको सिंथेसाइज करता है,
और ये ब्लड ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाके सर्कुलेट करते हैं। अब ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं कि एम्पलीफाई करते हैं, ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये एम्पलीफाई स्पीड अप करते हैं किसके वर्क को, एंटीबॉडी के एक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉम्प्लीमेंट। और ये ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी के बीच में ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और जितने बीच में जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। अब इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि क्या करते हैं, एंटीबॉडी के एक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। बस इतना ही है इसमें। अब आता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी के सेकेंड फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी। अब इसमें पैसिव इम्यूनिटी में क्या था कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ट्रांसफर हुए थे, हमें आउटसाइड द बॉडी से लेना पड़ रहा था। लेकिन अडेप्टिव में क्या होता है कि हमारे खुद की इम्यून सिस्टम, ये जो इम्यून सिस्टम होती है वो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन का काम करती है, इसीलिए इसका नाम क्या, अडेप्टिव एक्वायर्ड। ये बर्थ से होता है, कब, बर्थ के बाद जो होता है, आफ्टर बर्थ, तब ये डेवलप होती है। ये थ्रू आउट द लाइफ रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमने कभी पैसिव इम्यूनिटी जिक्र नहीं किया था, सॉरी इनेट इम्यूनिटी में कभी जिक्र नहीं किया था कि हमें कि वो उसमें मेमोरी सेल्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन अडेप्टिव इम्यूनिटी में मेमोरी सेल्स इसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। अभी कब डेवलप होती हैं, जब हमारी बॉडी बहुत से इन्फेक्शियस डिजीज़ या फिर कोई एलर्जेंस हो गया उससे एक्सपोज होती हैं, तब उसको निपटने के लिए हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, या फिर हम इनडायरेक्टली लेते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, तो हमारी बॉडी के इम्यूनाइज हो जा रही है उस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। और ये क्या, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। इनेट क्या था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। एंड हाँ, वन मोर और थिंग्स कि इनेट में बी और टी सेल्स का कोई भी रोल प्ले नहीं था, उसमें क्या थे, फिजिकल्स और केमिकल बैरियर्स थे। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या है, ये किस पे टोटली डिपेंड करती है, बी सेल्स और टी सेल्स पे डिपेंड करती हैं। और ये क्या करती हैं, जो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स ने इनिशिएट कर दिया, रिस्पॉन्स ने एक इनेट क्या करता है, इनेट इम्यूनिटी हमें एक पहुँचाता है, सिग्नल देता है बाकी सेल्स को कि भाई मैं तब तक इस पैथोजेंस को रोक रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ, किसी तरह करके एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करके या फिर साइटोटॉक्सिक कीमोकाइंस को सिक्रेट करके तुम बिल्कुल रेडी हो जाओ, जब मुझसे ये नहीं संभलेगा तो तुम इसको हैंडल करना, तब ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस लाइन बोर्ड पे आती हैं। ठीक, अब आता है साइटोकाइंस एंड कीमोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है कि इनेट और अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज जो इम्यूनिटी होता है वो साथ में काम करें, तो इन दो सिस्टम्स को एक दूसरे से कॉम्बिनेट होने की भी ज़रूरत है। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है या फिर कोई सॉल्युबल मैसेंजर्स की वजह से होता है। तो एक सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं उसे हम साइटोकाइंस कहते हैं। अब क्या होगा कि जो PRRS जो रिसेप्टर्स पढ़ा हम लोग ने, पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर्स हैं, वो जब बाइंड करेगा पैम के साथ तो रिलीज़ करेगा साइटोकाइंस के रिलीज़ को ट्रिगर करेगा। अब ये साइटोकाइंस रिलीज़ होगा, अब वो बाकी सिग्नल करेगा, वो क्या करेगा, बाकी और सेल्स को सिग्नल करेगा कि भाई तुम आओ इसको डिस्ट्रॉय करो। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वैसे इम्यूनो रेगुलेशन के लिए। इम्यूनो रेगुलेशन मीन्स कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये तो साइटोकाइंस था। कीमोकाइंस क्या होते हैं, कीमोकाइंस कीमो अट्रैक्ट साइटोकाइंस की फैमिली से बिलोंग करते हैं। मीन्स ये क्या बोला मैंने, कीमो अट्रैक्ट साइटोकाइंस मीन्स कीमो अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो किसी भी मोटाइल सेल्स को या फिर कोई भी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को अट्रैक्ट करे और कीमोकाइनेसिस करे। कीमोकाइनेसिस करे क्योंकि कीमोटैक्टिक एक्टिविटी करते हैं। कीमोटैक्टिक एक्टिविटी मीन्स उस स्पेसिफिक सेल्स पे जाते हैं, उनको रिक्रूट कराते हैं कि भाई उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें अब क्या करना है, तो इसे हम कीमोकाइंस कहते हैं। अब कीमोकाइंस क्या करेंगे, ये इम्यून रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, सेल माइग्रेशन का काम करेंगे, वेन्यूल से ब्लड में जाएंगे, फिर टिश्यूज़ में जाएंगे, ऐसे होगा, फिर सेल मूवमेंट को क्या करेंगे, इंड्यूस करे काम करेंगे, कीमोटैक्सिस करेंगे ये।
अब आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस के लिए पहले जानना कि इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन क्या है कि जब कोई हमारे बॉडी में कोई भी क्या हो रहा है, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट या फिर किसी की वजह, केमिकल एजेंट लाइक एसिड या बी वेनम हो गया, फिजिकल एजेंट्स क्या हो गए जैसे हीट या फिर यूवी रेडिएशन हो गया, या कोई पैथोजन में भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी जब हमारी बॉडी पे इन्वेड कर रहा है, हमारी टिश्यू इंजरी हो रही है, तो उस इंजरी होने के बाद उस एरिया पे क्या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंशियल चेंजेस, क्या इवेंट्स होते हैं, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन जब होता है तो इसमें सेलुलर वस्कुलर चेंजेस आते हैं। जो इंजर्ड एरिया होगा क्या क्या सिम्टम्स शो करेगा, रेड कलर, ब्लड एक्यूमुलेट करेगा तो रेड कलर हो जाए, वहाँ पे रेड कलर रेड हो जाता है। हीट, वहाँ जो ब्लड फ्लो करेगा तेज़ी से तो उस हीट की वजह से वो एरिया वार्म हो जाएगा। स्वेलिंग हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है, या फिर पेन होगा इंजरी की वजह से क्योंकि लोकल नर्व्स में इंजरी आ गई है तो पेन होगा। तो अब इन सब जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करते हैं। वो क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे कोई फिजिकल एजेंट, पैथोजन, केमिकल एजेंट किसी भी टिश्यू पे अटैक किया, टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू डैमेज हुई। जब डैमेज टिश्यू क्या करेगी, डिसइंटीग्रेटेड करेगी मास सेल को रिलीज करेगी, डिसइंटीग्रेट करेगी। मास सेल्स क्या होती है, वो सेल्स जो ब्लड वेसल्स के डायलेट का काम करते हैं, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करती है। कैसे इंड्यूस करेगी, ये मास सेल्स हिस्टामिन को रिलीज करेगी। हिस्टामिन क्या है, वाइसोडायलेटर है, मीन्स ये डायलेट करता है ब्लड वेसल्स के, डायलेट करता है यानी कि कह सकते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को, ये कंस्ट्रक्शन को ये प्रिवेंट करता है कि वहाँ से जो ब्लड है वो रुके ना, वो फ्लो करे, लगातार फ्लो होना चाहिए, वो वेरियस बॉडी ऑर्गन्स में जाके फ्लो करे। अब ये होगा क्या, जब ये हिस्टामिन रिलीज करेगी, ये हिस्टामिन क्या काम करता है, ये ब्लड को बूस्ट करने का काम करता है। जो हमारे बॉडी में जो ब्लड को बूस्ट करता है, ठीक है, तुम भाई रुको नहीं, तुम अपना काम करो। ये एक टाइप का एक कहते हैं सिग्नल प्रोवाइड करता है। जब इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं कि एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। कैसे सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ये और केमिकल्स को सिग्नल भेजता है कि भाई अब कुछ यहाँ पे कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तुम यहाँ पे आओ और अपना काम करो। तो एक टाइप का सिग्नल देने का काम करता है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हो गए। अब आता है अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज टिपिकली जनरेट मेमोरी। जैसे मैंने बताया इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मैंने नहीं देखा था। अडेप्टिव में क्या आता है, मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं। ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट और यूनिक फंक्शन यही होता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी मतलब कि ये कोई भी सेल्स है वो क्या करेगी, किसी भी इम्यून सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वो जब कोई प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है, जब कोई पहली बार एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक किया, उसके अगेंस्ट क्या बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है, वो एंटीबॉडी स्टोर हो गई। अब तक उसी प्राइमरी एक्सपोजर के दौरान ही मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होगा। ये मेमोरी सेल्स एज अ नेम बता रहे मेमोरी, इसकी मेमोरी होती है, याददाश्त, यानी कि याद करने की पावर होती है। पहचान लेते हैं एंटीजन को, इसने फर्स्ट टाइम पूरा समझने में टाइम लगाया बॉडी को कि हमारे किसी एंटीजन ने अटैक किया है, कैसे केमिकल स्ट्रक्चर है, उसको कैसे हम लोग डिस्ट्रॉय करें। तो फर्स्ट टाइम तो इसमें निकलते हैं अटैक समझने में, इसके प्लान को समझने में। लेकिन सेकेंड एक्सपोजर में क्या होता है, वो डिजीज़ हमें दोबारा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करती है। ये मेमोरी सेल्स उस स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेती है, और फिर लंबे ईयर तक, डिकेड्स तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। अब जब वो फिर से सेकेंड एक्सपोजर होता है, वही एजेंट हमारे बॉडी को फिर से अटैक करता है, तो ये मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होती है, पहचानते हैं कि भाई ये वही एंटीजन है जो पिछली बार इसने अटैक किया था, अब हम इससे नहीं हारेंगे, तो फिर से आगे का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वही काम करती हैं। ये क्या करते हैं, जब फर्स्ट, जैसे बताया, ड्यूरिंग द फर्स्ट इनकाउंटर विद फॉरेन एंटीजन अडेप्टिव इम्यूनिटी अंडरगोस व्हाट इज द टर्म प्राइमरी रिस्पॉन्स, ड्यूरिंग विच द की लिम्फोसाइट्स दैट विल बी यूज टू इरेडिकेट द, क्या करेगी, पैथोजेंस को कॉलोनी सेलेक्ट, कौन से मतलब कि वो पहचानेगी कि कैसा है ये बीज, ये कैसा है, इसको एंटीजन को आइडेंटिफाई करने का काम करेगी, और फिर क्या करेगी, ग्रुप ऑफ सेल्स आएंगे, क्लोन सेल पॉपुलेशन आएंगे, इस एंटीजन को एलिमिनेट करने का काम करेंगे, और क्या करेगी, ये इन्फेक्शंस को
जुड़ जाएगी, इंगेज हो जाएगी उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए। अब बताया जब सेकेंडरी एक्सपोजर्स क्या होंगे, मेमोरी सेल्स बनेंगी, मेमोरी बी सेल्स थी, मेमोरी टी सेल्स थी, तो ये सब काम करेंगे, दोबारा फाइट अगेन करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों अब तो ये सारी बातें हो गई इम्यूनिटी के बारे में। अब आप समझ चुके होंगे कि इम्यूनिटी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, कि आजकल कहा जाए कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। तो इसीलिए इम्यूनिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी इवन वो डिजीज़ से लड़ने के जो बहुत ही हार्मलेस हैं, जिससे डेथ तो नहीं होती, तो इम्यूनिटी वही रोल प्ले करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, हमारी बॉडी को डिजीज़ से फ्री करने का काम करती है। तो ये सारी बातें होगी इम्यूनिटी के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी कुछ जो बचा है, सेल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, की कौन सी सेल्स होती हैं, कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग वो देखेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।